नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज जुड़ रही हैं। शुरुआत करते हैं पंजाब की खबर के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो खींचतान चल रही है उसको सुलझाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने एक समिति बनाई है जो बारी बारी से कांग्रेस विधायकों और कांग्रेस के दूसरे नेताओं से बातचीत कर रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के विरुद्ध असंतोष सुलग रहा है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस विधायक पंजाब के नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। पंजाब के 25 विधायकों, मंत्रियों ने आज कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की। सूत्र बता रहे हैं कि कई विधायक मानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव नहीं जीत सकते। टॉप कांग्रेस समिति पंजाब संकट सुलझाने के लिए आज असंतुष्टों से मिली है और कांग्रेस का जो आलाकमान का बना हुआ पैनल है वो बारी बारी से विधायकों और नेताओं से बातचीत कर रहा है। और इसी खबर पर रुख करते हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर का। उमाशंकर, क्या पंजाब नेतृत्व में बदलाव की मांग उठ रही है? विधायक क्या चाहते हैं? आज की पेशी से क्या जानकारी? जी देखिए, ये 3 दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया है। 80 विधायक हैं कांग्रेस के पंजाब में और 25 की जो राय है वो आज ली गई है, बल्कि 26 की आज राय ली गई है और बाकी की कल और परसों ली जाएगी। खुद नवजोत सिंह सिद्धू कल यहां पर आकर अपनी बात रखेंगे और परसों कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आएंगे कमेटी के सामने और पार्टी के हाईकमान के सामने अपनी बातों को रखेंगे। तो जो एक लंबे समय से लड़ाई चलती आ रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच, उसका पटाक्षेप करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। तभी ये 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जेपी अग्रवाल हैं और हरीश रावत हैं। देखना है कि जो एक एक करके जो राय ली जा रही है, किस तरह से खुलकर राय व्यक्त कर रहे हैं कांग्रेस के एमएलएज और एमएलएज के अलावा सांसदों जो पंजाब से आते हैं और जो वरिष्ठ नेता है पंजाब के, उनकी भी राय ली जाएगी। उसके आधार पर एक संगठनात्मक बदलाव की रूपरेखा तय की जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज करने की स्थिति में कांग्रेस हाईकमान है? अगर जो जिस तरह से सिद्धू चाहते हैं संगठनात्मक बदलाव और जिस तरह से अपने लिए पीसीसी पोस्ट चाहते हैं, क्या उस तरफ कांग्रेस हाईकमान जाएगा या फिर सिद्धू को जो चाहते हैं वो ना देकर उनकी नाराजगी को और बढ़ाएगा? तो बहुत ही टाइट रोप है, बहुत ही कसी हुई रस्सी पे कांग्रेस हाईकमान को चलना है। लेकिन इतना जरूर है कि जो अभी रायशुमारी हो रही है विधायकों की, उसको आधार बनाकर कांग्रेस हाईकमान जो फैसला लेगा वो चाहेगा कि दोनों ही खेमा उसको माने और जो खेमा नहीं मानेगा उसका कांग्रेस में शायद भविष्य न रहे, वो अपने बिना पे आगे जो कुछ भी करे उसके लिए वो स्वतंत्र होगा। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर आपका। तो मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि समिति के सामने कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू दोनों अपनी बात भी रखने वाले हैं। बढ़ते आगे, और कोविड महामारी के दौरान कई खबरें हमने आप तक पहुंचाई है जिससे आपने देखा है कि इंसानियत तार-तार होती हुई नजर आई है। ताज़ा जो मामला है वो संत कबीर नगर का है, जहां पर एक पिता को कोविड हुआ, उनकी मौत हुई, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, वो संक्रमण से डर रहे थे और अपने पिता के शरीर को, के शव को उन्होंने जेसीबी से उठाया और फिर गड्ढे में दफनाया। एक वायरल वीडियो में एक पिता अपनी 6 महीने की मासूम बच्ची का शव गोद में लिए हुए फूट फूट के रोता नजर आता है। बाराबंकी के एक अस्पताल के बाहर उस पिता की दर्दनाक चीखें फिजाओं में गूंज रही हैं। उसका इल्ज़ाम है कि उसकी बेटी तख्त से गिर गई थी, वो इलाज कराने के लिए अस्पताल लाया, मारा मारा फिरता रहा डॉक्टर्स को ढूंढते हुए। 2 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं मिला और आखिरकार उसकी बच्ची मर गई। 2 घंटा हो गए भैया, हमका 2 घंटा एक डॉक्टर नहीं आ पाएगा। कितनी तकलीफ है इस शख्स के रोने में। बाराबंकी के किसी अनजान से गांव का रहने वाला एक नाचीज नामालूम सा शख्स, जिससे हम कभी मिले नहीं, जिसे हमने कभी देखा नहीं, जिसका नाम भी कभी नहीं सुना। पता नहीं वो कौन सा रिश्ता है जो उसका रोना हमारे दिलों को चीर जाता है। लेकिन जिले के सीएमओ कहते हैं कि रोने वाला झूठ बोल रहा है। कोई ऑक्सीजन लगा दिया तो बच जाते। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव व उपस्थित पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा उक्त बच्चे का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि बच्चा मृत लाया गया है, जो कि चिकित्सालय पर मृत अवस्था में ब्रॉड डेड की अवस्था में लाया गया था।
अस्पताल के बाहर जमीन पर पड़ी उसकी मां की दर्दनाक चीखें फिजाओं में गूंजती हैं। ये वे लोग हैं जो हाकिमों की दुनिया से हजारों प्रकाश वर्ष दूर अपनी गुर्बत और महरूमियों में जिंदा हैं। बच्ची की मौत और उसके माँ बाप की ये हालत देख कुछ लोगों ने पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस ने यह रोना पीटना देखकर कहा कि जो शिकायत है उसकी तहरीर दो और ये ड्रामा बंद करो। हमारी बिटिया खत्म हो गया, ड्रामा साहब कह रहे हैं, ड्रामा कह रहे हैं। सीएमओ चाहे जो कहें, लेकिन अब आप वो वीडियो देखिए जिसमें ये परेशान बाप अपनी बच्ची को गोद में उठाए उसकी जान बचाने के लिए अस्पताल में इधर से उधर दौड़ रहा है, लेकिन इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं है। जब कोई डॉक्टर उसे अस्पताल में नहीं मिला तो घबराकर वो मुंह से अपनी बेटी को सांस देने लगा कि शायद इससे बच जाए। पिता संदीप शुक्ला ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में लिखा है कि मेरी 6 महीने की बच्ची तख्त से गिरकर जख्मी हो गई थी। मैं घंटों अपनी बेटी के इलाज के लिए डॉक्टरों को इधर उधर ढूंढता अस्पताल में भटकता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। थक हार कर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरबी राम को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। इलाज ना मिलने पे मेरी बेटी की अस्पताल परिसर में मौत हो गई। इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। अब इस रोने वाले पिता और सीएमओ साहब दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है, ये तो किसी निष्पक्ष जांच से पता चल सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये शख्स जिसकी बेटी मर गई है वो एक्टिंग कर रहा है? बाराबंकी में सरफराज वारसी और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में आज से अनलॉक की शुरुआत हो गई है। इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री चलाने की इजाज़त दी गई है। हम पहुंचे पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में और जानने की कोशिश की कि आखिर 1.5 महीने बाद फैक्ट्री खुलने का अनुभव कैसा रहा। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पूर्वी दिल्ली का झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया। सोमवार से दिल्ली में फैक्ट्री चलाने की इजाज़त दे दी गई है। बावजूद इसके कुछ कारखानों पर ताले दिखे। शाहदरा एल्यूमिनियम फैक्ट्री में हमें काम होता दिखाई दिया। 1953 से चल रही इस फैक्ट्री में एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का काम होता है। फैक्ट्री मालिक गुरिंदर सिंह ने बताया कि सोमवार को पहले दिन 60% वर्कर काम पर आए, क्योंकि इनका घर आसपास ही था। बाकी यूपी बिहार वाले अपने गांव चले गए। साथ ही जो माल बना रहे हैं उसको कहां बेचें, क्योंकि बाजार तो सब बंद हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो कि लेबर बहुत कम है यहाँ पर। 60% लेबर हमारी फैक्ट्री में। अच्छा। जिसकी वजह से कहीं भी काम प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा। और आगे हम जो माल बना रहे हैं वो सारा स्टॉक हो रहा है। हम कहाँ बेचें माल आगे? जब तक मार्केट आगे नहीं खुलेगी हम अपना माल नहीं बेच सकते आगे कहीं। हालांकि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर इस बात से खुश हैं कि 1.5 महीने बाद फैक्ट्री खुली है और काम शुरू हुआ है। अब देखो, अब जैसे जैसे काम चलता रहेगा वैसे ही मालिक लोग भी हमें देंगे। बहुत बड़ी चिंता खत्म हुई जी। अब आदमी घर में पड़े पड़े खराब हो जाता है। यहाँ थोड़े अपना काम धंधे में लगा रहता है, आदमी शरीर भी सही रहता है। राहत तो है, काम टाइम पास भी हो जाएगा यहाँ पे। घर वैसे टाइम पास भी नहीं होता है। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि पहले दिन मजदूरों की किल्लत तो है ही, साथ ही मजदूरों के आने के लिए जरूरी ई पास भी नहीं बन रहे। कुछ विषय ऐसे हैं जो आज हमें जिनको तकलीफ हुई है। एक सरकार ने जो रूल बनाया कि ई पास, दिल्ली में 1 लाख के करीब फैक्ट्रियाँ हैं, 10 लाख लोग काम करते हैं। कल से हम लोग लगे हुए हैं, जब से इन्होंने ऑर्डर दिया ई पास, पर ई पास जनरेट नहीं हो रहे। कहीं कहीं एक्नॉलेजमेंट नंबर आ रहा है। अब बिना ई पास के कैसे वर्कर आएंगे, कैसे हम लोग आएंगे, ये एक समस्या है। ई पास की बाध्यता का इनको खत्म करना चाहिए। मजदूर वर्ग में ज्यादातर लोग 45 साल के नीचे के हैं, जिनको कोरोना टीका नहीं लगा है। फैक्ट्री मालिकों की एसोसिएशन वैक्सीनेशन करवाने की कोशिश में है। वैक्सीनेशन जो मेन मुद्दा है, वैक्सीनेशन का, लेबर का वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी में होना चाहिए। क्योंकि लेबर
एक ऐसा मालिक भी उसके इंटैक्ट में आएगा और आपस में भी एक दूसरे के काम में आएंगी। लेबर का 100% वैक्सीनेशन से उद्योगों का संचालन भी पूर्ण रूप से होगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे और उद्योग भी सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी माना कि पास सिस्टम में कुछ समस्याएं हैं जिनको दूर किया जाएगा। पोर्टल में शायद थोड़ी दिक्कत थी, उसको ठीक कर देंगे। जो जो दिक्कतें आ रही हैं लोगों को जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा, जिस चीज़ में दिक्कत आ रही है उसको ठीक करेंगे। अनलॉक की शुरुआत में इस बार भी लगभग वही समस्याएं आ रही हैं जैसी पिछली बार अनलॉक के समय में आई थी। सरकार या बाकी कोई और इनका समाधान करने की कितनी भी कोशिश कर ले, सही मायनों में समस्याओं का अंत तभी होगा जब पूरी अर्थव्यवस्था खोली जाएगी, यानी कि पूरी तरह से अनलॉक किया जाएगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त मैं मुंबई के कुर्ली मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हूँ। 20 किलोमीटर का जो ये रूट है, इस पर ट्रायल रन की शुरुआत आज हो चुकी है। 2 लाइन पर, मेट्रो की 2 लाइन पर जो ट्रायल रन की शुरुआत है आज से हुई है। 4 महीने तक ये ट्रायल रन चलने वाला है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद इसको आकर यहाँ पर हरी झंडी दिखाई है और MMRDA का ऐसा अंदेशा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब इसकी शुरुआत हो जाएगी, जिसकी उम्मीद 2022 से पहले ही है, इसकी शुरुआत के बाद जो लोकल ट्रेनों में जो दबाव होता है, जो भीड़ होती है, 10% उसकी कमी आ सकती है। MMRDA चीफ से बात की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो ट्रायल आज से शुरू हो रहा है, ये किस तरह का ट्रायल सेफ्टी होगा और ये खाली गाड़ी जब ट्रायल के समय सिर्फ खाली जाती है या इसमें कुछ लोगों को, या जैसे प्रोटोटाइप चुकी है ट्रेन है, तो कैसे क्या होता है? ट्रायल में किसी को अलाउड नहीं है एक्सेप्ट दोज पीपल हु आर रिक्वायर्ड टू बी पार्ट ऑफ द ट्रायल। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो कि ट्रायल का पार्ट हैं वो होते हैं। शुरू में 2 महीने BEML इसको रन करेगी। BEML सारे सिस्टम, सब सिस्टम को चेक करेगी। उसके बाद RDSO को हैंड ओवर हो जाएगी ट्रेन। वो 2 महीने इसको चेक करेंगे, सारे पेपर्स देखेंगे, उसकी चेकिंग करेंगे, चलाएंगे उसको। हर स्पीड पे चलाएंगे, स्पीड वेरिएशंस पे चलाएंगे। मैक्सिमम स्पीड जो 80 किलोमीटर पर आवर की होती है उस पर चलाएंगे। उसके बाद वो सिंक्रोनाइजेशन होंगे, डोर से सिंक्रोनाइजेशन, जो ये आप देख रहे हैं डोर, सेफ्टी डोर, इससे सिंक्रोनाइजेशन, ये सारे सिंक्रोनाइजेशन होंगे सिग्नलिंग से। और उसके बाद ये कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को हैंड ओवर की जाएगी और लास्ट मंथ में उनके सर्टिफिकेट मिलने के बाद से इसको चलाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जो यात्री क्षमता होती है उसके हिसाब से डमी बिठाए जाते हैं ताकि उतने वजन है जो वो ले जा सके। नहीं, वो सारे वजन वगैरह के साथ इसको जो है वो वेट रख करके भी चलाते हैं इन लोगों को। ऐसे तो उनका सिस्टम पूरा पक्का है, रेलवे का है, तो रेलवे के लाइसेंसिंग का पार्ट होता है। ये किस तरह से आम लोगों के जीवन में ये सुविधा बनकर आएगी और राहत देगी? ये दोनों लाइन मिलकर के करीब 12 लाख की कैपेसिटी निर्माण होती है इसमें हर एक दिन के लिए। और ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से करीब 25% ट्रैफिक कम करेगी और वेस्टर्न रेलवे लाइन से करीब 12% ट्रैफिक उनका शिफ्ट होगा इस पर, ऐसी अपेक्षा है। टिकट किस तरह का होगा, मतलब लोकल्स के इतना होगा या फिर जो मेट्रो वन है उसकी तरह होगा, किस तरह का होगा? टिकट्स जो हैं बहुत ही रीजनेबल हैं। स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन के अनुसार ये 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ऐसे हैं। हर एक 6 किलोमीटर पे बदलता है आफ्टर 20 रुपये। और अब मुंबई में टीकाकरण अभियान की बात करते हैं। मुंबई में BMC ने उन छात्रों के लिए टीकाकरण का इंतजाम किया है जो कि पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले हैं। मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी है। इन छात्रों के लिए 3 अस्पतालों में टीकाकरण के इंतजाम किए गए हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार इनका टीकाकरण हो सकता है। पूर्वा चिटनिस की ये रिपोर्ट देखिए। आज से मुंबई में जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अब्रॉड फ्लाई करने वाले हैं एजुकेशन के लिए, उनके लिए स्पेशल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी कतार है। ये सारे जो बच्चे हैं ये विदेश में जाने वाले हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनके लिए एक स्पेशल वॉक इन वैक्सीनेशन का BMC ने शुरू किया है। फ़िलहाल हम मौजूद है कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में। यहाँ पे ये जो कतार आप देख रहे हैं ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अब्रॉड जाने वाले हैं। तो उनसे हम बात करके जानना चाहेंगे कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितना टाइम से ये खड़े हैं यहाँ पे। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम सनी गजवी है और मैं कनाडा जाने का प्लान कर रहा हूँ। कनाडा जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? सितंबर इनटेक है।
सितंबर में जा रहे हैं आप। और आप यहाँ पे कब से खड़े हैं? मैं अप्रॉक्स 10:30 से खड़ा गया। 10:30 से खड़े, क्या कह रहे हैं, दे रहे हैं, कैसा है? सबने कहा है कि मिल जाएगा बट टाइम लगेगा, क्योंकि कोविशील्ड सिर्फ इंडिया में मिल रहा है और बाहर नहीं मिल रहा है। सो इफ वी टेक फर्स्ट डोज हियर देन हमें सेकंड डोज भी यहीं पे लेना पड़ेगा, राइट? गैप नहीं है अभी। हाँ, अभी गैप का टाइम नहीं है, सो बिल्कुल पता नहीं कि कैसे करेंगे हम, बट यू आर ट्राइंग होपिंग कि अभी जैसे स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, सो सिमिलरली देयर विल बी अनदर स्टेप इन अगस्त और समथिंग कि हमें दोनों डोज हो जाए एंड वी डोंट सैक्रिफाइस आवर एकेडमिक्स, जो भी पढ़ाई का है वो वी होप दैट वी आर नॉट लेफ्ट आउट देयर। ज़रूरी है ये बात, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं, कॉन्सुलेट में भी बंद है, इसीलिए वीज़ा प्रोसेस भी अभी तक पेंडिंग है और कतार भी लंबी है। हालांकि हम आपको बता दें कि बीएमसी ने ये जो प्रोग्राम फ़िलहाल शुरू किया है उसमें 3 सेंटर्स दिए गए हैं, कस्तूरबा, कूपर हॉस्पिटल और राजावाड़ी हॉस्पिटल, और इन तीनों सेंटर में 50 डोज हर सेंटर के लिए अलॉट किए गए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि उनको यहाँ पे बताया गया है कि वो उनको सबको डोज मिलेगा, लेकिन हर रोज़ सिर्फ 150 डोज वॉक इन के लिए बीएमसी ने रखे गए हैं। तो बीएमसी को भी ये सोचना चाहिए कि जैसे ही ये कदम उठाया है, आगे जाके इन दोनों डोज के गैप के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अगस्त और सितंबर में अप्लाई करने वाले हैं। तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आज अगर एक डोज लिया तो दूसरा डोज भी उनको मिलना चाहिए। और ये जो है कि क्या 50 डोज हर सेंटर के लिए सफिशिएंट है कि नहीं, इसके लिए भी बीएमसी ने अभी सोचना चाहिए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्व चिटनेस, एनडीटीवी इंडिया। साथ ही पहलवान की हत्या के आरोप में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस हरिद्वार ले गई है। वारदात के बाद सबसे पहले सुशील कुमार हरिद्वार में ही छिपा था। पुलिस अब सुशील कुमार के खिलाफ मकोका के तहत भी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार को सोमवार की सुबह हरिद्वार लेकर पहुंची। आरोप है कि 4-5 मई की रात पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद वो सीधा हरिद्वार और ऋषिकेश गया। सूत्रों के मुताबिक वहां वो एक प्रभावशाली बाबा के आश्रम में रहा। आरोप है कि उसने अपना मोबाइल भी हरिद्वार में कहीं फेंक दिया। अब सुशील कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर में सबूत मिटाने की धारा भी जोड़ी जा रही है। एक तरफ सागर धनखड़ की हत्या को लेकर सुशील कुमार पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा और दिल्ली के गैंगस्टरों के साथ उनके रिश्तों को लेकर जांच चल रही है और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस अब सुशील कुमार के खिलाफ मकोका के तहत भी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। मकोका जैसा कानून संगठित अपराध में शामिल लोगों पर लगाया जाता है। आरोप है कि सुशील 2018 से 2 बड़े गैंगस्टरों नीरज बबाना और संदीप काला के लिए काम करते थे। गैंगस्टर सुशील के जरिए जबरन उगाही, संपत्तियों पर कब्जा और टोल नाकों पर टैक्स की वसूली का काम करते थे। लेकिन सागर धनखड़ की हत्या के दौरान सुशील ने नीरज बबाना और असौदा गैंग का सहारा लेकर संदीप काला के भतीजे सोनू को भी पीट दिया, जिससे दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। दिल्ली पुलिस संदीप काला, नीरज बबाना और कई गैंगस्टरों पर पहले ही मकोका लगा चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार कुश्ती के अखाड़े से निकलकर अपराध के सफर की शुरुआत काफी पहले ही कर चुके थे। पहलवानों और गैंगस्टरों के इस गठजोड़ ने कई कारनामे किए। अब देखना होगा कि पुलिस इसको लेकर कार्रवाई कहां तक कर पाती है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।